हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग कि सैम्पलिंग कितने तरीके से की जा सकती है और इसके मेथड्स क्या क्या हैं। इससे पहले वाली वीडियो जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें सेंसस और सैंपल दोनों के बारे में डिटेल, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सूटेबिलिटी सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में सबसे पहला मेथड है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें ईच एंड एवरी आइटम के इक्वल चांस होते हैं आने के। ठीक है, इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ अ मेथड in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the form of a sample। तो रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसा सैम्पलिंग है जिसमें ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स के इक्वल चांस होते हैं आने के। ठीक है, इसमें फर्स्ट मेथड है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में तो आपको पता ही है, पेपर स्लिप होती हैं, जैसे कई लेडीज़ कमेटी वगैरह डालती हैं, जेंट्स भी डालते हैं। पेपर स्लिप होती हैं, उसमें नाम लिखे होते हैं, वो एक डब्बे में डाल देते हैं। लॉटरी में जो निकल गया निकल गया, तो हर एक के इक्वल चांस है ना आने के। तो जो भी पर्ची निकल गई, इसमें तो कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है। तो सेकंड मेथड करते हैं इसका टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। इसमें क्या होता है, ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर फर्स्ट अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, जो नंबर वाइज लगा लेते हैं यूजिंग द टिपेट टेबल टेक्निक। मतलब टिपेट टेबल टेक्निक सिंपल वर्ड्स में ये है कि कोई गीटियाँ फेंकी या कोई नंबर फेंका, और या फिर वो जो गोला सा नहीं होता वो घुमा देते हैं, जो लॉटरी वगैरह में आता है वो तो कहीं पे भी आ सकता है। तो ईच एंड एवरी सैंपल का आने का जो टेबल नंबर में इक्वल चांस होता है। तो सिंपल वर्ड्स में रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जिसमें ईच एंड एवरी आइटम का इक्वल चांस हो। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? पहला, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इसमें कोई पर्सनल वो थोड़ी ना कि पर्सनल बायस कि मैं सिर्फ यही सैंपल लूँगा वो सैंपल लूँगा। इसमें तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी कहीं बायसनेस आई नहीं, क्योंकि लॉटरी से निकल रहे हैं सारे के सारे। ईच एंड एवरी आइटम के इक्वल चांस है आने के, ये भी इसका मेरिट है। यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड। यूनिवर्स को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है कि भाई हमने अपनी मर्जी से छोड़ने लिए सैंपल तो जो लॉटरी में निकले वो आए हैं। तो ये सिंपल मेथड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, ये भी इसकी एक मेरिट होगी कि भाई लॉटरियाँ डालो, निकाल लो जो भी आए सैंपल। अब इसकी डीमेरिट क्या है? पहली डीमेरिट, दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन में आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल रिलीजन के बेस पे करते हैं कि एक क्लास है, उसमें मान लीजिए 60% मान लो हिंदू पॉपुलेशन है, 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 10% सिख पॉपुलेशन है और 10% आपकी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। तो ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर हमने 10 सैंपल लेने हैं तो आपको 6 हिंदूज आने चाहिए और बाकी जो है क्या कहते हैं 2 मुस्लिम्स आने चाहिए, 2 जो है बाकी सिख, और वो अपने अपने जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आने चाहिए। मगर दिमाग से सोचो, अगर हमने सैंपल ले लिए और सारे के सारे मान लो मुस्लिम आ गए या सारे के सारे मान लो सिख आ गए, तो फिर हमने 3-4 सैंपल लेने और सारे के सारे या 5-10 सैंपल लेने, सारे के सारे एक आ गए या 2 आ गए और बाकियों को इग्नोर कर दिया, तो ये तो ख़राब हो जाएगा ना मामला। तो जब भी हम लॉटरी सिस्टम करते हैं तो क्या पता कोई ऐसे बंदे आ जाए जो रिप्रेजेंट ही ना करते हों। ठीक है ना। तो सेकंड आ जाता है, दिस मेथड डज नॉट give weightage to certain important elements, yes, certain important items। फॉर एग्जाम्पल, साइंस के क्विज के लिए जाना है आपकी क्लास में, साइंस के क्विज के लिए आपकी क्लास में से टीचर ने बच्चों को भेजना है या किसी क्विज के लिए, तो आप दिमाग से सोचो, अगर टीचर इंटेलिजेंट बच्चों को नहीं भेजेगी या लॉटरी डाल के भेजने लगी तो क्या पता नालायक ही आ जाए। ठीक है ना। तो इस मेथड से कोई गारंटी नहीं है कि जो वेटेज वाली चीज़ें हैं उन्हीं को प्रेफरेंस मिले, क्योंकि तो लॉटरी है। अब एक डिफरेंस आ जाता है रैंडम सैम्पलिंग एंड हैफ हैज़र्ड सैम्पलिंग में। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसी के हिसाब से सैम्पलिंग होती है। हैफ हैज़र्ड सैम्पलिंग में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, कोई भी सैंपल ले लेते हैं, चाहे बाहर से उठा के ले लो। तो इसमें ईच एंड एवरी आइटम का इक्वल चांस होता है, इसमें इक्वल चांस नहीं होता। तो ये शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और परपोजिव सैम्पलिंग को डिस्कस करते हैं। परपोजिव सैम्पलिंग जिसका दूसरा नाम है डेलिब्रेट सैम्पलिंग। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ या हर सेल्फ मेक चॉइस ऑफ द सैंपल्स जो उसने लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टडी करनी है माइग्रेंट लेबरर्स की, तो मैं लेबरर्स का सैंपल लूँगा, क्योंकि मैं सारा सैंपल ही लेबरर्स करूँगा। तो मेरी जो सैम्पलिंग जो टेक्निक होगी या सैंपल लेने की वो होगी, वो ट्यून टूवर्ड्स द स्टडी होगी। अगर मैंने माइग्रेंट लेबर के ऊपर सैंपल लेना है, उनकी स्टडी करनी है, तो मैं सिर्फ माइग्रेंट लेबरर्स को ही जाके लूँगा। अगर मैंने कंज्यूमर्स की स्टडी करनी है तो मैं सिर्फ सैंपल में कंज्यूमर्स ही लूँगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं परपोजिव सैम्पलिंग या डेलिब्रेट सैम्पलिंग। ठीक है, अब इसके मेरिट क्या हैं? सिलेक्शन ऑफ आइटम्स
ट्यून टू द स्टडी, जो स्टडी करनी थी वही सैंपल लिए। अगर मैंने माइग्रेंट लेबरर्स की जगह मान लो मैं ऐसी अन्यवा सैंपल ले लेता और कोई करोड़पति भी आ जाता, वो लेबरर ना होता, तो फिर तो सारा डाटा ही गलत हो जाता। तो इंक्लूजन ऑफ आइटम्स विद स्पेशल सिग्निफिकेंस, आप सिर्फ उन्हीं आइटम्स को ऐड करोगे जिनकी सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंट है। और सिंपल टेक्निक है ये कि भाई अपनी मर्जी से ऐड कर लो, बट इसकी डीमेरिट भी है। पहला डीमेरिट, पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस। इसमें पर्सनल बायस हो सकती है। पर्सनल बायस का मतलब मैं अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से कुछ भी प्रूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे करना है, या हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर, या सिख पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे करना है, और अगर मैं अंदर से ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को दिखाऊं कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, तो जो मैं सैंपल चूज़ करूँगा वो करूँगा ही पीएचडी वाले। और अगर मैं इनके बारे में बुरा दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये कम्युनिटी तो बिल्कुल भी पढ़ी हुई नहीं है, ये पिछड़ी हुई है, फलां फलां, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे सैंपल लूँगा जिसमें एक भी बंदा पढ़ा लिखा ना हो। तो ये तो मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस हो सकती है ना। और जब पर्सनल बायस है तो सेकंड पॉइंट है डाउटफुल रिलायबिलिटी। कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा क्योंकि इसने सैंपल तो रैंडमली लिए ही नहीं, अपनी मर्जी से लिए, तो कंक्लूजन थोड़ा गड़बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और मिक्स सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, जो भी सैंपल्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, स्ट्रेटास। इन ग्रुप्स को हम कहते हैं स्ट्रेटास। तो इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट ग्रुप्स बांट दिए और हर एक ग्रुप में अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे आप एडमिशन लेने जाते हो, स्पोर्ट्स कोटा अलग, एससी कोटा, एसटी कोटा, जनरल कोटा, ये कोटा, वो कोटा, फ्रीडम फाइटर, डिफेंस, ऐसे ऐसे ग्रुप्स में बांट दिए जाते हैं। और हर एक ग्रुप में से, ईच स्ट्रेटा में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, हर एक टाइप के ग्रुप की स्टडी होगी ना, तो इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या मिक्स सैम्पलिंग। अब इसके मेरिट क्या है? पहला मेरिट, इट कवर्स डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हर एक टाइप की पॉपुलेशन के बंदे आ जाते हैं, हर एक टाइप के लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट, कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन टू स्ट्रेटास। क्या पता मैं एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप में कंपेयर कर सकूं, ठीक है, कि भाई स्पोर्ट्स कोटा में तो इतनी गई है मेरिट और जो जनरल कोटा है उसमें इतनी गई है। तो रिलायबिलिटी एज वेल एज मीनिंगफुल, रिलायबल रहते हैं, मीनिंगफुल रहते हैं, क्योंकि हमने तो हर एक आइटम को कवर किया है। बट इसकी डीमेरिट है, इसके लिए हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से इंसान की क्या क्या क्वालिटी है। उसी हिसाब से तो हम उसको कोटे में डालेंगे, उसी हिसाब से तो हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अगर हमें नॉलेज ही नहीं है, किसी और ग्रुप का बंदा किसी और ग्रुप में डाल दिया तो काम तमाम। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस इन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जब भी हम डाटा को अलग अलग ग्रुप्स में डाल सकते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि बायस रहे। फॉर एग्जांपल, जब भी स्कूल में सेक्शंस बनते थे, ए बी सी डी, जो भी सेक्शंस बनते थे, तो जो भी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ते हैं या टीचर के रिश्तेदार हैं उनको तो वो ए सेक्शन में डाल देते हैं, ठीक है, और जो जिससे कोई मतलब अंदर से एनिमिटी या खुंदक करें टीचर, उसको बी सी डी में डाल देते हैं। तो ये काफ़ी होता है, ठीक है, अब हंसना मत, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है फेल्स इन केस जिसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल। फेल्स इन केस द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल। अगर पॉपुलेशन ही 10 बंदे 15 बंदे, उनका क्या ग्रुप बांटोगे? एक एक की स्टडी करो, सेंसस करो और काम खत्म करो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और एक है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग है जिसमें हम पूरे के पूरे क्या कहते हैं डाटा को, जो भी हमें पॉपुलेशन है उसको नंबर वाइज लगा देते हैं, हर एक को नंबर देके नंबर वाइज लगा लेते हैं, और क्या कहते हैं हर एक nth आइटम उठा लेते हैं। nth आइटम मान लो 100 आइटम्स हैं, मैंने कोई भी नंबर चूज कर लिया 7, तो मैं 7 के मल्टीपल को सैंपल लेता रहूँगा, 7, 14, 21, 28, 7 का टेबल चलाऊंगा, जो जो नंबर आता रहेगा वो सैंपल लेता रहूँगा। तो अंडर दिस मेथड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जोग्राफिकली या अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम्स इज सिलेक्टेड एज अ सैंपल। ठीक है ना, समझ आ गई। हर एक nth आइटम को ले लेंगे, अगर आपने कोई भी नंबर चूज कर लिया उसका मल्टीपल लेते रहो, वो सैंपल आ जाएंगे। मेरिट क्या है इसके? ये तो बहुत सिंपल मेथड है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, क्योंकि हमने तो नंबर चूज कर लिया, उसी नंबर के मल्टीपल आते रहेंगे। बट डीमेरिट क्या है इसका? पहला, एवरी आइटम डू नॉट गेट इक्वल चांस। जो भी आपने नंबर चूज कर लिया आगे तो उसी के मल्टीपल रहे, बाकी इधर उधर वाले तो गए, उनका काम खत्म। नेक्स्ट आ जाता है दिस मेथड फेल्स इन केस ऑल आइटम्स आर होमोजीनियस। भाई अगर सारे सेम क्वालिटी के हैं तो नंबर चलाने का क्या फायदा, 2-3 ही ले लेते ना, इतने टेबल चलाने का कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक और करते हैं कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग इज ऑल्सो लाइक वो जो मैंने पीछे किया था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, अंडर दिस द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट कोटाज या डिफरेंट क्लासेस, और ईच जो कोटा है या क्लास है उसको एक ही ग्रुप में रखेंगे और वहाँ से सैंपल ले लेंगे। तो इसका भी मेरिट सेम है कि ये एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, टाइम मनी एफर्ट बचते हैं। डीमेरिट ये कि इसमें पर्सनल बाइस नहीं होती, ग्रुप्स को अलग अलग कर लो। बट इसमें मैं कह रहा हूँ डीमेरिट में पर्सनल बाइस होती है, मैंने बोल दिया नहीं होती, पर्सनल बाइस हो सकती है। क्या पता जान पहचान वाले टीचर आपको एक ग्रुप में डाल दें
और मतलब जो जान पहचान के नहीं है उसको नलायकों वाले ग्रुप में शामिल कर दें, ऐसी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस हो सकती है। तो इसलिए डाउटफुल रिलायबिलिटी रहती है, इसमें भरोसा नहीं रहता। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी सैंपल ले सकता है। तो अगर कोई भी सैंपल ले सकता है तो डाउटफुल तो वैसे ही रह गया ना। तो अंडर दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस। जैसे मुझे कोई डाटा इकट्ठा करना है तो मैं कहूँगा कौन जाएगा यार मार्केटों में धक्के खाएगा, आगे पीछे से डाटा इकट्ठा कर लेते हैं घर बैठे बैठे, तो उसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहेंगे। मेरिट क्या है, ये सिंपल मेथड है और एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता पड़ता है। डीमेरिट ये कि अनसाइंटिफिक, मुझे जिस चीज़ का डाटा इकट्ठा करना था मैंने उस चीज़ को तो प्रेफरेंस ही नहीं दी, अपने आगे पीछे कोई भी ऑल फॉल का डाटा इकट्ठा कर दिया। और अनरिलायबल, इस पे भरोसा किसी को नहीं आता। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।